नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं टॉप 50 शेयर्स, यानी एक ऐसा शो जहां हम बात करते हैं आज के सबसे ज्यादा एक्शन वाले 50 शेयरों की। लेकिन सबसे पहले अगर मार्केट्स का हाल देखें तो दिन के निचले स्तरों पर ही भारतीय बाजार कामकाज कर रहे हैं। 8600 के लेवल को भी निफ्टी ने इंट्राडे में ब्रीच किया और अभी भी एग्जैक्ट 8600 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, 75 अंक नीचे। सेंसेक्स में भी कमजोरी हावी हुई आज के सेशन में। और अगर आप सेक्टर्स को देखेंगे तो आज सीमेंट स्पेस हो, ऑटो स्पेस हो, फाइनेंशियल स्पेस, IT सेक्टर, बैंकिंग स्टॉक से ये मुनाफा वसूली देखी जा रही है। बहुत चुनिंदा ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर थोड़ी बहुत बाइंग है आज के सेशन में। ये सेक्टर इंडेक्सेस का बिहेवियर आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी बैंक 1.5% नीचे, ऑटो इंडेक्स में 1% की कमजोरी देखी जा रही है, रियल्टी इंडेक्स में करीब 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है और मेटल्स में भी 1/4% की वीकनेस अभी है। IT, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड्स, FMCG ये सभी सेक्टर्स भी दबाव में ही कामकाज कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं वो है बैंक्स, इसलिए बैंकिंग स्टॉक से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए आप प्राइवेट बैंकों का हाल और PSU बैंकिंग का हाल। दोनों ही पॉकेट्स में एक तेज मुनाफा वसूली आज के सत्र में देखी जा रही है। प्राइवेट बैंकों में ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये तीनों ही बैंकिंग शेयर्स 2 से 2.5% की कमजोरी दिखा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक अब बिल्कुल फ्लैट हो चला है, यानी निचले स्तरों से थोड़ा सा रिकवर जरूर हुआ है, लेकिन HDFC बैंक में भी 1% कमजोरी है। वहीं अगर आप PSU बैंकिंग स्टॉक्स को देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक जैसे स्टॉक्स दबाव में है ही। साथ ही मिड कैप PSU बैंक्स का बिहेवियर आप देखिए, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूको बैंक, सिंडिकेट बैंक 3-3, 3.5% से ज्यादा ही कमाजोरी देखी जा रही है। इनफैक्ट OBC तो आफ्टर वीक अर्निंग्स करीब 4% नीचे ट्रेड कर रहा है। शुरुआत बैंकिंग स्टॉक से कर लेते हैं। हमारे साथ ब्रजेश सिंह भी मौजूद हैं, मार्केट एक्सपर्ट, उनसे कमेंट ले लेते हैं। ब्रजेश, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बैंकिंग स्टॉक्स पर ही आपकी राय लेना चाहेंगे। कल के सेशन में आप देखिए ज्यादातर सेक्टर्स दबाव में थे, लेकिन PSU बैंकिंग स्टॉक्स ऐसे थे जो कि स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, लेकिन आज अगेन मुनाफा वसूली की चपेट में आए हैं। खासतौर से जो छोटे PSU बैंक है वहां पर 4-4, 5-5% तक की वीकनेस देखी जा रही है। अभी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी PSU बैंक, प्राइवेट बैंक्स में है क्या कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है, मे बी शॉर्टिंग साइड पर? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, ओवरऑल अगर आप बैंकिंग इंडेक्स की अगर हम बात करते तो 19,100 से लेके 19,200 का जो रेंज था वो दैट वाज बीन एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस। अगर आप लास्ट मंथ का भी अगर आप सीरीज का हाई देखते हैं या इस मौजूदा सीरीज का भी अगर आप हाई देखें तो वी वर नॉट एबल टू क्रॉस 19,000 एंड सस्टेन अबव दैट। हालांकि नीचे के स्तर में हमने डेफिनेटली एक बार 18,400, 18,500 के लेवल को टच किया है। और जिस हिसाब से ये जो मोमेंटम बरकरार हुआ है बिकवाली का, मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि हम 18,000 तक के भी लेवल को टच कर सकते हैं। तो मौजूद सर पे तो इन्वेस्टमेंट बतौर भी बाइंग करने के लिए राय तो मैं नहीं दूंगा। शॉर्टिंग साइड में डेफिनेटली जो वीक काउंटर लग रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, अगर हम बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ICICI बैंक एंड कोटक बैंक दे आर लुकिंग वीक। मौजूद सर पे भी अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4% का उछाल आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। डाउन साइड इसमें कम से कम 6 to 8% नीचे दिखती है। रही बात अगर आप PSU बैंकिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो PNB में आप शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, समवेयर अराउंड 119 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। जब तक 125, 127 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तो आप एक शॉर्ट सेल ले सकते हैं फॉर द लेवल ऑफ 102 to 105 ऑड लेवल। इवन अगर आप देखेंगे तो SBI उसने अपना एक टारगेट था इनिशियल 235, 240 की जोन का, वो अचीव कर लिया था और उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता। तो एक बार मौजूदा स्तर पे भी आप शॉर्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 240 एंड लुक फॉर द टारगेट ऑफ 205 to 210 ऑड लेवल। तो बैंकिंग स्टॉक्स वीक लग रहे हैं और कुछ स्टॉक्स बताए भी हैं ब्रजेश ने जहां पर उनको और कमजोरी एक्सटेंड होती हुई दिख रही है। प्राइवेट बैंकों में ICICI बैंक, PSU बैंक में PNB थोड़ा सा और कमजोर हो सकता है इन स्तरों से। लेकिन एक आप स्टॉक देखिए टाटा केमिकल्स का, यहाँ पर एक सडन स्पाइक आया है और स्टॉक अब 7% का सर्ज लेकर डे हाई पर आ चुका है। और अभी भी खबर भी आई है कि टाटा केमिकल अपना यूरिया बिजनेस बेच सकता है और 29 जुलाई को कंपनी ने ये फैसला लिया है कि वो यूरिया बिजनेस को बेचेंगे। ये खबर अभी भी आई और स्टॉक पर रिएक्शन देखिए, अब 7.5% ऊपर आ चुका है। और इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं टाटा केमिकल्स की ओर से कि जो सेल प्रोसेस है जिस पर उन्होंने फैसला लिया है 29 जुलाई को, वो अगले 9 से 12 महीने में पूरा हो सकता है। और यूरिया बिजनेस जो है वो कंपनी के अगर टोटल परफॉर्मेंस को देखें, FY16 की जो कंपनी का टोटल टर्नओवर रहा था उसमें यूरिया बिजनेस का 21% कॉन्स्टिट्यूशन था। स्टॉक पर इस खबर के बाद एक सडन स्पाइक आया और ऑलमोस्ट 7% सर्च के साथ कामकाज कर रहा है। इस पर आप फोकस कर सकते हैं। एक छोटा कमेंट आपका टाटा केमिकल्स पर ब्रजेश। नो डाउट ओवरऑल डेली और वीकली चार्ट दोनों पे ही अपवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। एनी क्लोजिंग अबव 485 to 488 का जो जोन है, अगर उसके ऊपर अगर बंद देता है तो डेफिनेटली बाइंग करने की सलाह रहेगी। नीचे में 475 का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। स्टॉक कैन हैव अ पोटेंशियल ऑफ टचिंग ऑल द वे टू 525। सेम सेक्टर में आप UPL को भी आप बाई कर सकते हैं। 625 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। कोई डिप 615 के आसपास में मिलता है तो आप बाई कीजिए, 600 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। शॉर्ट टर्म के लिए 645 से 650
250 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ब्रिजेश ने यूपीएल की बात की है और अगर आप डेरिवेटिव्स में एक्टिव शेयर्स आज देखेंगे तो यूपीएल में आज खरीदारी दिखी भी है, ट्रेडर्स फोकस कर रहे हैं। अभी भी आप देखें वीक मार्केट पे भी अपने स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है, 1.5% के बढ़ते कर दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है यूपीएल का, करीब करीब 624 के लेवल पर। कुछ और स्टॉक्स जो एक्टिव है डेरिवेटिव्स में, उनमें कंटेनर कॉर्प है, आईटी स्पेस से टीसीएस है और भारत फोर्ज में भी करीब 1.5% की बढ़त देखी जा रही है। इनफैक्ट एक तो कंटेनर कॉर्प और दूसरा भारत फोर्ज, ये दो शेयर्स आपको और कैसे लग रहे हैं? क्योंकि यूपीएल के साथ साथ ये दो और ऐसे स्टॉक्स है जो क्या डेरिवेटिव्स में काफी ज्यादा पॉजिटिव एक्शन दिखा रहे हैं अगेन एक वीक मार्केट में भी। क्या यहाँ से जो बढ़त दिख रही है वो और एक्सटेंड हो सकती है ब्रिजेश? देखिए, कंटेनर कॉर्प की अगर हम बात करते हैं, स्टॉक नो डाउट निचले स्तर का अगर मैं बोलूं तो 1355 से लेके 1375 का जो लेवल है वो मुझे नहीं लगता कि वॉलिड होगा, तो आप उसका स्टॉप लॉस लगा के बने रहिए। इसको मोमेंटम पकड़ेगा 1520 के ऊपर, एनी क्लोजिंग अबव 1520 स्टॉक कैन गो ऑल द वे टू 1645 टू 1685 लेवल। मोहसर पे भी आप बाइंग कर सकते हैं विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1350 ऑड लेवल। इस बीच वायदा बाजार में ही जो स्टॉक्स कमजोर हैं उनको आप देखिए ग्रासिम 6% नीचे अभी भी ट्रेड कर रहा है। मदरसन सुमी यहाँ भी 7.5% की कमजोरी देखी जा रही है। आदित्य बिरला वो 3.5% नीचे है। डिश टीवी में 5% की वीकनेस है। अपोलो टायर्स एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद आज वापस मुनाफ वसूली की चपेट में आया, 3.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। ग्रासिम और एबी नुवो की बात हुई है तो एक बार पूरे ही एबी ग्रुप के स्टॉक्स देख लेते हैं, क्योंकि कल एबी ग्रुप की मेगा रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है और उससे ठीक पहले अगर आप स्टॉक्स का रिएक्शन देखें तो एबी नुवो और ग्रासिम दोनों ही दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि एबी मनी में स्ट्रॉन्ग बाइंग आज के सेशन में देखी गई है, 9.5% ऊपर अभी भी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट ब्रिजेश, एक तो ग्रासिम पर आपके कमेंट्स क्या हैं, जहां पर एक तेज प्रॉफिट बुकिंग आज के सेशन में देखी गई है, और दूसरा आदित्य बिरला मनी सेम ग्रुप का स्टॉक लेकिन अच्छे बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहे हैं। टेक्निकल व्यू क्या है ग्रासिम और एबी मनी दोनों पर? देखिए, अगर हम ग्रासिम की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 3300 से जो रैली स्टार्ट हुई है नॉन स्टॉप रैली अभी भी बरकरार है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के संग में ये अपवर्ड जर्नी ही ट्रेड कर रहा है। आप निचले स्तर की अगर हम बात करते हैं तो जब तक स्टॉक 4650 से लेकर 4700 के बीच वॉलेट नहीं करता है, ब्रेक नहीं करता है, तब तक तो मेरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। डेफिनेटली अगर निचले स्तर में अगर ये ट्रेड करा तो आप बाइंग कीजिए विद कीपिंग अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 4650 ऑड लेवल। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मैं बोलूँ तो लगभग 5500 के भाव निकल के आ रहे हैं। अगर थोड़ा व्यू बड़ा है, लगभग 6 महीने से 8 महीने का व्यू लेके चल रहे हैं, तो ये 6500 से लेकर 6800 तक के भी लेवल चार्ट के अनुसार देखने को मिल रहे हैं। रही बात अगर हम एबीबी मनी की अगर हम देखें, समवेयर अराउंड 32 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो हायर टॉप एंड हायर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है इसमें। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मुझे नहीं लगता कि 28 रुपये 29 रुपये का जो लेवल है वो निचले स्तर में वॉलेट होगा, उसका आप स्टॉप लॉस बना के चलिए। कोई डिप आता है अगर आपको 31-32 में मिला तो डेफिनेटली बाई कीजिए, 29 रुपये का स्टॉप लॉस बना के चलिए। मोमेंटम बरकरार है, लगभग मुझे लगता है 35 रुपये 50 पैसे लेकर 37 रुपये तक के भी लेवल चार्ट के अनुसार देखने को आपको मिल सकते हैं। तो एबी मनी और स्ट्रेंथ दिखा सकता है, 36-37 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और ग्रासिम पर व्यू है ब्रिजेश का कि ऑन डिप्स बाय करें। अगर आप मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से शेयर को खरीदते हैं तो 6000 प्लस तक के भी टारगेट्स देखे जा सकते हैं। आज हालांकि 5% नीचे ट्रेड कर रहा है। कुछ और छोटे पॉकेट्स जो परफॉर्म कर रही हैं पर उन्हें देखिएगा। आप देखिए शुगर स्टॉक्स को अच्छी मजबूती आज के सेशन में दिखी है। शुगर शेयरों में EID पेरी, धामपुर शुगर, द्वारिकेश शुगर, राणा शुगर्स, यहाँ पर 2 से 3% तक की बढ़त आज के सेशन में देखी जा रही है। और शक्ति शुगर्स एक और स्टॉक जहाँ पर 2% का उछाल है। और देखिए कंस्ट्रक्शन शेयरों का हाल, जहाँ पर MBL इंफ्रा, फिनिक्स मिल्स, अदानी पोर्ट्स जैसे स्टॉक्स परफॉर्म करने की कोशिश करें। सेलेक्टिव बाइंग है इनफैक्ट कह सकते हैं। KNR कंस्ट्रक्शन स्पेस की यहाँ पर बात करें तो आपके कमेंट्स क्या हैं ब्रिजेश? एक तो अदानी पोर्ट्स जहाँ पर हमने पोस्ट अर्निंग्स एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आते हुए देखा, स्टॉक 6 से 7% की बढ़त लेकर कामकाज कर रहा है। और दूसरा शुगर स्टॉक में कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनती हुई दिख रही है अभी आज के मूव के बाद स्पेशली? देखिए, शुगर स्टॉक्स में मैंने आपके ही शो पे लास्ट टाइम भी राणा शुगर को रिकमेंड किया था, समवेयर अराउंड जब वो 11.5-12 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा था। मोमेंटम अभी भी बरकरार ही है उसमें। जब तक 12.5 रुपये को ये वॉलेट नहीं करता तब तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप होल्ड ऑन रखें। शॉर्ट टर्म के लिहाज से टारगेट लगभग 15.5 से 16 रुपये का आ रहा है। अगर मीडियम टर्म की अवधि अगर हम लेके चलें तो लगभग 19 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। उसी शुगर स्टॉक्स में एक एडी पेरी चार्ट पे थोड़ा बाइंग इमर्ज हुई है, लगभग समवेयर अराउंड 252 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। मोज़र सर या कोई डिप आता है 245 तक, डेफिनेटली आप बाइंग कीजिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 235 से 238 के आसपास का आ रहा है, उसमें आप बना के चलिए। शॉर्ट टर्म के लिहाज से मोमेंटम 270-275 तक का जा सकता है।
जी, तो शुगर स्पेस से राणा शुगर्स यहाँ पर ब्रिजेश मानते हैं 17 रुपए तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं, खरीदारी की जा सकती है, खरीदा हुआ स्टॉक तो होल्ड कीजिए। और ये आईडी पेरी भी चार्ट्स पर इनको अच्छा लग रहा है, जहाँ पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। दोनों स्टॉक्स ऑलमोस्ट डे हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 2% के गेंस के साथ। लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी कोल स्कैम अपडेट की बात कर लेते हैं। दरअसल कोल घोटाले की धीमी जांच से कोर्ट नाराज है और सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाई। क्या है पूरा मसला, जान लेते हैं असीम मनचंदा से। बताइए असीम। देखिए, जो स्पेशल सीबीआई कोर्ट है वो अमरकोंडा मुर्गा दंडल केस मामले में जो है उसको सुनवाई कर रही थी। इस मामले में नवीन जिंदल भी जो है वो आरोपी हैं। तो कोर्ट ने आज सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने सौंपी। तो सीबीआई ने कहा कि अभी कुछ लोगों से जांच करनी उनकी बाकी है, कई लोगों को उनको एग्जामिन करना जो है वो बाकी है। तो उसके लिए उन्होंने कोर्ट से जो है वक्त मांगा। तो जो कोर्ट जो था वो काफ़ी नाखुश था सीबीआई की इस प्रोग्रेस रिपोर्ट से। उनका कहना था कि आपको इस पूरे मामले में जो है प्रोसेस जो है तेज़ी लेकर के आई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो की पर्सन है उसको आप एक हफ्ते के अंदर जो है एग्जामिन कीजिए और अपनी रिपोर्ट जो हमें एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो दीजिए। दूसरा जो मामला था कि सुरेश सिंघल जो है जिस मामले में अप्रूवर बने हैं, उनको अप्रूवर बनने के लिए आज मंजूरी दे दी है। उनको कहा, उनको जो प्रार्डन जो है उनको ग्रांट जो है वो कर दिया है। उनका नाम भी एक्यूज लिस्ट से जो है वो हटा दिया और साथ ही साथ उनको इंस्ट्रक्शंस ये भी दिए कि आप देश छोड़ करके जो है वो नहीं जाएंगे बिना कोर्ट को बताए हुए। और ख़ास तौर पे कि सीबीआई को कहा है कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है पूरी कीजिए। जिन लोगों से पूछताछ जो है वो करनी है वो करिए और नए मामले की अगली सुनवाई जो है 24 अगस्त को होगी। साथ ही असीम, अब एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे ही मामले से जो भी जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनके लिए जो समय मांगा गया है वो कितना, यानी उन्होंने जो समय मांगा है कोर्ट से वो उनको मिला है या फिर नहीं मिला है? और अब क्या कुछ रिलीफ मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है या फिर जिस तरह से कोर्ट ने इस पूरे ही मामले को लेकर सख्ती दिखाई है, क्वेश्चन रेज किए हैं, अब कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस भी एक्सपेक्टेड है? देखिए, सीबीआई का सुरेश सिंघल ने जो अपना बयान दिया था उसके आधार पर जो सीबीआई है उसको कई और लोगों से जो है पूछताछ करनी थी। तो अपनी पूछताछ जो उन्होंने शुरू की और एक पर्सन को उन्होंने एग्जामिन जो है करना शुरू किया। तो पता चला कि वो अब्रॉड में है। 2 बार सीबीआई उनको नोटिस जो है वो भेज चुकी है, लेकिन दोनों बार उनको ये कह करके टाल दिया गया है कि वो जिस पर्सन से आप बातचीत करना चाहते हैं वो अभी अब्रॉड में है। तो सीबीआई उस मामले में कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पाई है। तो लिहाजा आज कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आप जल्द से जल्द इस पर्सन से बात करने की जो है वो कोशिश कीजिए। इसके चाहे फ़ोन पे कांटेक्ट कीजिए, चाहे इसको किसी भी तरह से आप इसको कांटेक्ट कीजिए और उससे जो जवाब इसको लेना है लीजिए और मामले की प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है 1 हफ्ते के अंदर दाखिल कीजिए। तो सीबीआई को सख्त शब्दों में ये निर्देश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिए गए कि आप अपना स्टेटमेंट जो है आगे से जो है रिटर्न में देंगे, आप ओरल को स्टेटमेंट कोई जो है वो नहीं देंगे और आपको जल्दी से जल्दी इस मामले को जो है आप आगे बढ़ाएं। शुक्रिया असीम आपका इस पूरी ही अपडेट के लिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर धीमी जांच से नाराजगी जताई है और सीबीआई को हिदायत दी है कि अभी भी कोल घोटाले से जुड़े कई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ नहीं हुई है, इस प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाएं और कुछ कंक्रीट आउटकम कोर्ट के सामने रखें। इस तरह के इंडिकेशंस कोर्ट की ओर से सीबीआई को दी गई हैं।